आज के इस वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स के अंदर हाइपोथैलेमस और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी करने जा रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हाइपोथैलेमस को देखें तो हाइपोथैलेमस हमारे पास असल में फोर ब्रेन का एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो नर्वस सिस्टम के सेंसरी स्टिमुलाई है वो आगे हार्मोनल रिस्पॉन्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन एडिशन ये भी बिलीव किया जाता है कि हमारे पास टू हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ये दोनों हाइपोथैलेमस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और नीचे फिर ब्रेन के अंदर नीचे ट्रैवल करते हुए नीचे जो स्ट्रक्चर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके पोस्टीरियर लोब के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही पीछे से हाइपोथैलेमस से कोई भी न्यूरल स्टिमुलाई मिलेगा तो फ़ौरन से जो पोस्टीरियर लोब के अंदर ये दोनों हार्मोन स्टोर हैं तो वहाँ से क्या होगा कि ये आगे रिलीज हो जाएंगे। ओके, हमारे पास जो मेन यहाँ पे ग्लैंड है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे फर्स्ट पे स्ट्रक्चर और इसकी लोकेशन देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर इसका जो दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्राई, ये हमारे पास एक अवॉइड स्ट्रक्चर है। अवॉइड मतलब कि कुछ इस तरह सा अंडे की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो कि तकरीबन 0.5 ग्राम है एडल्ट मेल के अंदर, और ये ब्रेन के साथ एक शॉर्ट स्टाक यानी इनफंडिबुलम के ज़रिए कनेक्टेड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस की लोकेशन। अगर हम हाइपोथैलेमस और इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये ब्रेन के साथ जो है, ब्रेन के साथ या दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे हाइपोथैलेमस के साथ एक शॉर्ट स्टाक के ज़रिए अटैच है। इस स्टाक को हम इनफंडिबुलम का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इस पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब्स हैं। एंटीरियर लोब, अब मीडियन तो यहाँ पे नहीं शो किया हुआ, और इसके बाद आता है पोस्टीरियर लोब। अब यहीं से हमारे पास जो एंटीरियर लोब है, इसी एंटीरियर लोब को हम मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आपने सुना होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीरियर लोब है ये काफ़ी सारे हार्मोन्स तो प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन इन हार्मोन्स के अलावा ये हमारे पास ट्रोपिक हार्मोन्स भी रिलीज़ करता है। ट्रोपिक हार्मोन्स यानी इस तरह के हार्मोन्स जो कि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जाके अफेक्ट करके उनकी सेक्रीशंस को कंट्रोल करेंगे। इसी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को हम मास्टर ग्लैंड का भी नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से लोब्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पे अगर हम एंटीरियर लोब को देखें तो एंटीरियर लोब हमारे पास यहाँ पे 4 हार्मोन्स मेनली सिक्रीट कर रहा है। सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। मेडियन लोब को देखें तो मेडियन लोब हमारे पास सबसे छोटा है साइज में, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक हार्मोन ही रिलीज़ कर रहा है, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पोस्टीरियर लोब हमारे पास 2 हार्मोन्स रिलीज़ कर रहा है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम मेनली एंटीरियर लोब के हार्मोन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे हम देखते हैं सोमैटोट्रोफिन हार्मोन को। अब ये जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है, हमारे पास जो सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ रिलीज़ होता है। ऑफ कोर्स ये जो सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर है यही आगे सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया, यानी इसी ने आगे देखना है कि सोमैटोट्रोफिन ने कितना रिलीज़ होना है। अब अगर ये सोमैटोट्रोफिन हार्मोन या फिर एसआरएफ दोनों एक ही बात है, जिसकी भी बात करें, अगर ये अर्ली लाइफ में जो है ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाए यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो ये गाइगेंटिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, यानी जिसमें क्या होगा कि इंसान का जो हाइट है और जो वेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर ये बाद में यानी एडोलेसेंस यानी 14 ईयर्स की एज के बाद अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो ये हमारे पास एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट कर देगा जिसको हम एक्रोमेगाली का नाम देते हैं। इस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि भाई एडोलेसेंस तो हो चुकी है, जो पर्सन है वो 14 ईयर्स की एज से जो है वो अबव है, तो इसमें क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि उसके हैंड, फीट और उसके जो जाज की बोन्स हैं उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, जिससे उसकी इस सिचुएशन को हम एक्रोमेगाली का नाम देंगे। और अगर इसकी अंडर सेक्रेशन है अर्ली एज में यानी जब ग्रोथ का पीरियड है तो तब क्या होगा, इसकी अर्ली सेक्रेशन अंडर सेक्रेशन से क्या होगा, ड्वार्फिज्म हमारे पास पैदा हो जाएगा। ड्वार्फिज्म का मतलब कि इंसान की जो हाइट है वो कम रह जाएगी। वैसे हमारे पास ये जो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ये थ्रू आउट द लाइफ ही ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन
अब देखें अर्ली लाइफ में तो इसका काम है ग्रोथ को इंक्रीज़ करना, यानी हाइट वगैरह को इंक्रीज़ करना, और जब ग्रोथ हो जाएगी तो बाद में अगर इसकी नॉर्मल सिक्रीशन पैदा हो रही है तो इसका काम है बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज़ करना। लेकिन ऑफ कोर्स अगर इसकी ज़्यादा सिक्रीशन प्रोड्यूस हो रही है तो ऑफ कोर्स इसका जो रिज़ल्ट है वो एक्रोमेगाली होगा। नेक्स्ट हमारे पास है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशंस को भी ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस के अंदर से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर ही कंट्रोल करता है। और अब देखें भी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर का काम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को की सिक्रीशंस को कंट्रोल करना, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के जो सिक्रीशंस है ये डिपेंड करती हैं थायरॉक्सिन का क्या लेवल है ब्लड के अंदर। अब ये जो हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी थ्रू आउट द लाइफ ही प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन हाई लेवल तक रीच कर देता है रैपिड ग्रोथ के पीरियड्स में, यानी जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होती है तब ये वाला हार्मोन हमारे पास ज़्यादा हो जाता है। अब इसका काम क्या, इसका काम है कि थायराइड ग्लैंड के सेल्स पे जो है वो डायरेक्टली एक्ट करता है और थायराइड ग्लैंड के सेल्स को इंक्रीज़ करता है, यानी यानी इनके अंदर माइटोसिस को इन्हेंस करता है। और दूसरा क्या होता है कि जैसे ऑफ कोर्स पे अगर थायराइड ग्लैंड्स के जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होंगे तो इनकी सेक्रेटरी एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इनकी सेक्रेटरी एक्टिविटी इंक्रीज़ करना और इनके नंबर्स को इंक्रीज़ करना ये हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH जिसको हम बैक कहते हैं। अब कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है ये हमारे पास ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा और ये कंट्रोल होता है लेवल्स ऑफ स्टेरॉइड्स इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर स्टेरॉइड के क्या लेवल है, इससे इसका लेवल हमारे पास कंट्रोल होगा हार्मोन का। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के अगर हम डायरेक्ट स्टिमुलेशन दे दें किसी भी तरह के स्ट्रेस से, जैसे कि हीट हो गई, कोल्ड, पेन, फ्राइट और इन्फेक्शन के ज़रिए अगर इस तरह का कोई स्टिमुलस है तो इससे भी क्या होगा, CRF जो है वो रिलीज हो जाएगा। अब इसकी जो एक्सेस या डेफिशिएंसी है ये नॉर्मल एड्रिनल फंक्शंस को जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन। अब गोनाडोट्रोफिक हार्मोन के अंदर भी ऑफ कोर्स काफ़ी ये 3-4 हार्मोन्स आ रहे हैं। ये हमारे पास है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। सबसे फर्स्ट पे अगर हम प्रोलैक्टिन को देखें तो प्रोलैक्टिन जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है कंटिन्यूसली रिलीज होता रहता है और इसको हाइपोथैलेमस से हमारे पास जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है वही इसको कंट्रोल करता है और वही मतलब है कि इसको इनहिबिट करता है कि इसकी ओवर सेक्रेशन हो रही है। तो अब इसका काम क्या, इसका काम है मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करना। अगर दूसरे हार्मोन्स FSH और LH को देख लें, LH हमारे पास या ICSH सेम ही है। फीमेल्स के अंदर हम इसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का नाम देते हैं, मेल्स के अंदर इसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम दे देते हैं। अब इनका जो रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस के अंदर वो सेम ही है, मतलब वो कॉमन है, यानी वही रिलीजिंग फैक्टर जो है इन दोनों की सेक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा है। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम होता है, इसका काम होता है फॉलिकल डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना। अब फॉलिकल हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओवरी के अंदर जिसके अंदर जो है वो एक इमेच्योर एग जो है वो प्रेजेंट होता है। तब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम फॉलिकल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना, यानी इसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना और इसके अलावा एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को भी इन्हेंस करना। इसके अलावा मेल्स में अगर इसका काम देखें या मेल्स के अंदर देखें तो मेल्स के अंदर क्या है कि जर्मिनल एपिथेलियम को जो है इसकी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करना और इसके अलावा जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन को जो है आगे वो इन्हेंस करना। इसके बाद अगर हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को देखें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के साथ ही मिलकर एक्ट करता है, एक तो एस्ट्रोजन सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करने के लिए और दूसरा जैसे फॉलिकल के अंदर जो एग या अवयव मैच्योर हो चुका है तो इस मैच्योर अवयव को रिलीज़ करने में। इसके अलावा ये ल्यूटेनाइजेशन भी कॉज करता है और प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर काम करता है कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने के लिए। अब कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है ऑफ कोर्स जिसके अंदर जो है वो आगे अवयव प्रेजेंट होता है और मेनली अगर देखें तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम आगे प्रेगनेंसी को आगे उसको बरकरार रखने में होता है प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करके। तो ऑफ कोर्स प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट करना या कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना ये हमारे पास आगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम है। इसके बाद इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखें तो ये मेल के अंदर टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है कि वो टेस्टोस्टेरोन को जो है वो सेक्रेट करें। तो
स्टूडेंट ये थी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।